नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों के बारे में, जिसको हम नॉर्मली पीएसयू कहते हैं। इसी क्रम की एक कंपनी का नाम निकल के आता है जिसका आप नाम सुने होंगे। इसके पिक्चर्स में देखने को मिलते हैं कंटेनर। और ये कंटेनर क्या है आपको पता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए सामान को इधर से उधर ले जाने में जो चीज़ें की यूज होती है उसके रिलेटेड कंपनियां हैं। तो हम जानेंगे जिसका स्कोप स्कोप क्या निकल के आता है, इसका मार्केट की कैप निकल के क्या आती है, मार्केट का रिएक्शंस क्या निकल के आती है, स्टॉक की परफॉर्मेंस किस हद तक कैसे मूवमेंट करती है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। चलेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सरकारी कंपनी बना दी, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम था, उसका काम के बारे में देखो तो कंपनी करती क्या है। करती है फैसिलिटी एंड सर्विस देती है। क्या देती है? ये देती है सर्विसेज में एल सी एल हाउस सर्विसेज, एयर कार्गो, साथ में देखिए बॉन्डेड्स वेयर हाउसिंग्स, refills and the cold chain services, facilities offerings। इस तरह की लिस्ट ऑफ जो सर्विसेज है ना, ढेर सारा लिस्ट पड़ी हुई है। साथ में डोमेस्टिक देती है। डोमेस्टिक के साथ साथ देखा जाए तो सर्विस में डोमेस्टिक पॉलिसी है इसके पास, साथ में इंटरनेशनल देती है सर्विसेज। कुछ इनिशिएटिव अभी काम किया है कंपनी ने, जो कि यहाँ पे आजकल जो कि एग्जिम्स लोकेशंस के हिसाब से देखा जाता है। चलेंगे जानेंगे इसी कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखने को आती है कि डबल ट्रेकर्स कंटेनर ट्रेन हैं इनके पास। ट्रेन के साथ देखें तो वेयर हाउस एट द ICD तुगलकाबाद, और रेल साइड्स व्यू, और इन पर ढेर सारी चीज़ें। इसका बिजनेस का मॉडल्स है, हम इसको समझने का प्रयास करें पहले। उसके बाद चलेंगे मार्केट की तरफ। मार्केट क्या कहती है इसके बारे में, उसके बारे में मार्केट की चार्ट क्या दर्शाती है, जहाँ पे स्टॉक में अच्छी सी गिरावट आई थी रिजल्ट के पैनिक की वजह से। जो रिजल्ट था किसका? इलेक्शन का रिजल्ट था, जो कि सत्ता, लगता था कि सत्ता पलटने वाली है, सत्ता को क्या हो गया। फिर सत्ता वहीं पे आके अस्थिर हुआ है जहां पे पहले था। तो मतलब ये कहा जा सकता है जहां पे मार्केट था, मार्केट तो वहीं तक जाएगा और उससे तो ऊपर ही जाने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों में मार्केट ने जंप किया, उस हिसाब से अगले 5 साल भी और आगे जंप, उससे डबल रफ्तार से चलने की उम्मीद किया जाता है। चलते हैं आगे तरफ और पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको कॉन्कर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द प्रोवाइडिंग इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेनर बाय रेल। It also covered the management of port, air cargo, complexes and established cold chain। अर्थात ये हमने इसको समझने का प्रयास किया, ये क्या क्या करती है। साथ में सर्विसेज की बात करें तो कैरियर सर्विसेज है, टर्मिनल ऑपरेशन ऑपरेशन का काम करती है, कंटेनर फ्लाइट्स स्टेशन का इनके पास काम है। साथ में देखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पे 54% के आसपास आती है। और ये कंपनी जो है मार्च 2022 में लगता है आया था। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू द offloads nearly 30% stake in the company. It is a stakes invested along with the seedings with the management control। revenue स्प्लिट्स की बात करेंगे तो जिम्स के हिसाब से देखा जाए, जो कि कितने एक्सपोर्ट करती है। साथ में देखो डोमेस्टिक्स की सर्विसेज क्या निकल के आते, एग्जिम्स एंड डोमेस्टिक बिजनेस का क्या मॉडल्स रहा है इनके पास, वो सब बारे में जानेंगे। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसमें देखेंगे वैगन्स, कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट्स इनके पास क्या क्या निकल के आती है, साथ में हाईलाइट्स क्या निकल के आती है कंपनी के बारे में। न्यू स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या है इनके पास, जो कि 2021 के बाद देखा। कैपेक्स क्या निकल के आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्या नतीजे हैं, साथ में IT इनिशिएटिव पे कंपनियां क्या क्या काम करती है। हम स्टेप बाय थोड़ा सा इसको, ये ओवरव्यू पर्पज से मैंने लिया इसको। चलते हैं समझते हैं इसको कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम स्टॉक प्राइस की बात करने वाले हैं। नियरली 1054 के आसपास देखने को मिला, जहाँ पे स्टॉक में अच्छी सी गिरावट देखने को मिली थी। और ये गिरावट एक टेम्पररी गिरावट थी, क्योंकि स्टॉक पिछले 10 सालों में देखने को आई जिस रफ्तार से चलती है उस हिसाब से थोड़ी सी गिरती है, और उस रफ्तार से डबल रफ्तार से दौड़ने लगती है, और यही दौड़ती नजर आ रही है। और लगता है अभी दौड़ते दौड़ते स्टॉक और भी जंप लगाता नजर आएगा। स्टॉक प्राइस हमने समझा, इसका 52 की हाई की बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 1193 तक आसपास, मतलब सीधा सीधा कहा जा सकता है। मैं इसको सीधा सीधा राउंड ऑफ में देखूँ तो 1200 के आसपास।
और लो की बात करेंगे तो 629 के आसपास। मैं इसको 29 में हटा देता हूँ क्योंकि राउंड ऑफ करते करते मैं सीधे कहता हूँ 600 के आसपास था। तो 600 से 1200 होता है मतलब 2x, तो सीधा सीधा एक नजर आता है, सीधा सीधा एक आकलन के तौर पे। दूसरी तरफ निकल के आती है फेस वैल्यू इसका 5 रुपए का, बहुत बड़ा नहीं है। इसका मार्केट कैप क्या हिसाब से देखा है तो बुक वैल्यू क्या निकल के आती है, इसका बुक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है 154 रुपए का, और करंट प्राइस आपको पता है 1055-54 के आसपास निकल के आती है। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। साथ में देखा जाए इसकी पी की बात करें तो करीब 52 के आसपास, पीवी के बात में तो 5.44 के आसपास, और आर निकल के आता है करीब 10.5 के आसपास। ये था इसका थोड़ा सा ओवरव्यू। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो BSE 200 की लिस्ट में आती है। कंपनी का नाम तो बड़ा अट्रैक्टिव है, कॉन्ट्रैक्ट करके आती है, जो कि यदि BSE के ऊपर 200 की लिस्ट देखा जाए तो उसमें इसका भी नाम निकल के आता है। कंपनी करती क्या है, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, और पता है गवर्नमेंट की लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है, अर्थात कंपनी का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन। चलेंगे एक साल की चार्ट को देखते हुए और उसमें देखें तो नज़र आती है स्टॉक में अच्छी खासी एवरेज प्राइस के आसपास कारोबार करती नज़र आई बार बार। और यहाँ पे देखने को आती है स्टॉक प्राइस जो निकल के आया था एवरेज प्राइस, तो यहाँ को टच किया था, उसके बाद दोबारा अच्छी खासी मोमेंटल में देखते नज़र आती है स्टॉक में, जहाँ पे एक साइड वेज देखा जाए तो इस हिसाब से रिएक्शन करते नज़र आ रहा है। इसी क्रम को पिछले 5 दिन के चार्ट को देखो, जहाँ पे अच्छी सी गिरावट थी, गिरावट के बाद एवरेज प्राइस के पास एक बुलिश साइड में निकल के आती है। ऐसे 1 महीने के चार्ट और 3 महीने के चार्ट हम दर्शाते नजर आता है। हम चलेंगे इसके फंडामेंटली तरफ, जहाँ पे 3 महीने को एक 6 महीने को यदि हम बेच लेके देखें तो 6 महीने के इसके पास जो एवरेज प्राइस निकल के आती तो इसी के आसपास निकल के आते थे। लेकिन फिलहाल यदि इसका एवरेज प्राइस को चर्चा किया जाए तो ये यहीं पे आके खत्म हुई थी इस लेवल के आसपास, लेकिन दोबारा ये ऊपरी सतह पे आकर कारोबार करता नजर आ रहा है। चलते हैं आगे और समझते हैं और नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जहाँ पे कंपनी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में देखें तो कंपनी अभी जून में कोई अपडेट फाइल किया है, तो कब 4 तारीख अपडेटेड है यहाँ पे, जो कि कहती है कंपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन जो था उसके हिसाब से कंपनी ने फाइल किया। साथ में देखो प्रेस रिलीज दिया है। अब यहाँ पे एक प्रेस रिलीज क्या था 4 तारीख को, क्योंकि अभी लास्ट वीक का था, हम इसको भी 4 तारीख को, जबकि आपको पता है उसका भी रिजल्ट आया था सत्ताधारी पार्टियों की। उसी क्रम की देखो तो यहाँ पे इसका भी कुछ अपडेट आया था। उस अपडेट में क्या था, कहती है कंपनी द रिफर्ड द कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड जो कि दोनों कंपनी द साइन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग ऑन द 3/6/2024 इट रिगार्ड प्लीज फाइंड एनक्लोज द कॉपी ऑफ द प्रेस रिफरेंस। जो कि क्या किया है दोनों ने एक MOU साइन किया है। MOU का पर्पस क्या होगा वो देखें तो कहते हैं कॉन्कर इन द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिंक्स MOU टू प्रोवाइड सीमलेस एंड टू एंड लॉजिस्टिक सब सोल्यूशन। अर्थात सोचिए जो कि इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी है वो दिन ब दिन और इंक्रीज करेगा और एक तरह से फास्ट काम करता नजर आएगा। कहते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज टू द ओनली इंडियन शिपिंग कंपनी ऑपरेट इन द ब्रेक बल्क सर्विसेज, इंटरनेशनल कंटेनर सर्विसेज, लिक्विड ड्राई बल्क सर्विसेज, ऑफशोर एंड सर्विस। इनके पास ढेर सारा चीज़ें हैं और ये इनके साथ एग्रीमेंट होने के मतलब दो सरकारी कंपनी की एक साथ एक काम पे फोकस करना एक अच्छी संकेत देता है मार्केट में पोटेंशियल के लिए और बिजनेस को आगे डेवलपमेंट करने के लिए। चलेंगे कॉर्पोरेट एक्शन तरफ देखें तो नजर आती है जो कंपनी का डिविडेंड का पार्ट जो था वो फरवरी में दिया था करीब 4 रुपये के आसपास। कंपनी का जो फेस वैल्यू था वो 5 रुपये का, और 5 रुपये के बेसिस पे देखा जाए तो 5 रुपये में 4 रुपये का डिविडेंड देता है, एक तरह से ठीक डिविडेंड देता है नजर आता है, क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड एक अच्छा दर्शाता है। चलते हैं अगले क्रम के देखें तो इसका रिजल्ट की पार्ट की बात करें, जहाँ पे केवल और केवल हम कॉन्कर की रिजल्ट की बात करें और इसके कंसोलिडेटेड डेटा को भी हम देखेंगे बाद में। पहले हम यहाँ को कंपेयर करें तो ये निकल के आता है करीब 117 करोड़ के आसपास, 112 करोड़ का नेट रिवेन्यू इनका चेंज होता है। साथ में रिवेन्यू की डेट को नेट प्रॉफिट की बात हो तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला है। इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो थोड़ा सा डाउन हुआ और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलता है। ये था इसकी खुद की बिजनेस की कामयाबी, और इसी कामयाबी की तरह देखा जाए तो इसकी बिजनेस की ओवरऑल क्या कामयाबी निकल के आती है उस क्रम में हम कंसोलिडेटेड डेटा को देखें, जहाँ पे इनकी सब्सिडरी कंपनी और बाकी जो इनकी जहाँ पे इनकी
बिजनेस पोटेंशियल थी, वहाँ से जो रिटर्न निकल के आता है, उससे क्या रिवेन्यू निकल के आती है, उसकी चर्चा करें तो निकल के आती करीब 2325 करोड़ के आसपास, जो कि इससे पहले किसी भी क्वार्टर में देखा जाए, हम कंपेयर करने की तरीके को देखें तो 2021 से लेकर के अभी तक इतना सारा रिटर्न जो है रिवेन्यू इससे पहले नहीं आया था। अर्थात ये कहा जा सकता है सीधे सीधे जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है। अगला क्रम की बात करें जहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो करीब 21% के आसपास निकल के आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड भी देखने को मिला, जहाँ पे 25% के आसपास तक हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा 25% 21% रहा। नेट प्रॉफिट की चर्चा करें तो नेट प्रॉफिट की चर्चा में 316 करोड़ 18 करोड़ के आसपास, और इस समय देखा जाए तो 318 करोड़ के इससे पहले हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखा जाए तो 368 करोड़ 331 करोड़, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ पहले भी था और अभी भी कामयाबी की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है इस पीरियड में आकर के, मार्च के पीरियड में यहाँ पे बिजनेस में थोड़ा सा फर्क पड़ा है, जबकि ये किसकी वजह से फर्क पड़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की वजह से फर्क पड़ा। सेल्स तो इंक्रीज किया लेकिन मार्जिन इंक्रीज नहीं कर पाया। ईयरली ईयर का डेटा को देखें तो निकल के आती है कि कंपनी ओवरऑल जो है 8,653 करोड़, इसका मतलब ये है जो ईयरली बेसिस पे हम सीधे सीधे कहें वाई ओ वाई के हिसाब से, तो वाई ओ वाई के हिसाब से एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला, और यहाँ पे पुल बैक बहुत ज़्यादा नहीं था। अब मैं देखूँ उसको 10% भी नहीं था, 5% के आसपास से थोड़ा सा ज़्यादा निकल के आती है। सीधा सीधा देखूँ तो 8100 करोड़ के आसपास यहाँ था, और यहाँ पे 8600 करोड़ के आसपास, तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है यहाँ पे। इसके बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो ये स्टेबल रही है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एक स्टेबिलिटी दर्शाती है, जहाँ पे ओवरऑल 23% की देखने को मिलती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा करें तो प्रॉफिट मार्जिन की चर्चा में निकल के आती है जो करीब 1262 करोड़, और इससे पहले देखा जाए 2000 कुछ डेटा को, इससे पहले कभी भी इस तरह के डेटा निकल के नहीं आया जो कि 1262 करोड़ के आसपास होता है। इसका मतलब क्रिएटिव दिखती है जो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर हिसाब से भी अच्छा परफॉर्मेंस करता नजर आ रहा है, जो कि पिछले पीरियड से और उससे पिछले पीरियड में भी अच्छा। इसके बाद देखें तो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी की बात करूँ, डिविडेंड पे आउट की बात करूँ, तो ये भी 12% के आसपास निकल के आती है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से निगेटिव सोर्स इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से पहले इसमें अच्छी खासी इन्होंने पे कर रखी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलती है। आगे देखें इसकी हम यदि सेल्स ग्रोथ की चर्चा करें तो सेल्स ग्रोथ की चर्चा में ये निकल के आती है तो 2 सालों में इसका 10% के आसपास जंप रहा। ओवरऑल एक तरह से पिछले 5 सालों के डेटा बेसिस में उतना अच्छा पुल बैक नहीं था, लेकिन पिछले 3 सालों में 10% का ग्रोथ दर्शाती है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे 3 साल में अच्छी ग्रोथ लेवल दर्शाती है, लेकिन ओवरऑल इसमें नहीं देखने को मिला है पिछले हिस्टोरिकल डेटाबेस पे। कंपनी के CAGR के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे फिलहाल 1 साल में 57% के आसपास जंप दिखता है, उससे पहले उतना उस लेवल से नहीं देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे एक तरह से ऑन एवरेज हिसाब से ठीक नजर आती है, अर्थात कुछ पॉइंट्स तो हैं जहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ऐसा अच्छे संकेत मिलते हैं, कुछ पॉइंट में डाउन साइड देखने को मिलते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जिसकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी है वो अच्छी पोजीशन में दिखती नजर आती है। चलेंगे आगे समझते हैं इसके बारे में, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, क्योंकि मैं इस डेटा को हमेशा ही एक साइडवेज के तौर पर रखता हूँ, क्योंकि ये डेटा एक ओनली इसकी खुद की बिजनेस की डेटा है। यदि हम किसी कंपनी को अच्छे से जाने तो उसकी कंसोलिडेटेड डेटा को जानना जरूरी होता है, इसलिए हम वहाँ पे जान के देखते हैं। अब चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जहाँ पे हम 54-55% के आसपास प्रमोटर और रिस्ट जो है वो पब्लिक दर्शाती दिखती है। उस पब्लिक के बारे में क्या नज़र आती है तो वो हम समझें थोड़ा सा, तो इसमें थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा चलते हैं इसके ऊपर और समझते हैं क्या निकल के आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो गवर्नमेंट में ये इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हिसाब से गया है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रेलवेज के हिसाब से इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत इनका पोजीशन होल्ड किया हुआ है। दूसरी तरफ देखें एफआई, तो एफआई की पोजीशन थोड़ी सी बिकवाली की प्रेशर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे जो बिकवाली का प्रेशर था वो फिलहाल, क्योंकि मार्च के आसपास प्रेशर था, तो मार्च वाले प्रेशर में देखने को मिला जब इसकी बिकवाली हुई थी मार्च के पीरियड में, तो यहाँ पे देखने को आई कि मार्च में अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड देखने को मिला, जहाँ पे मार्च के अंदर उसने बिकवाली का प्रेशर बनाया था।
इसलिए वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलेगी। आगे क्या कहती है, आगे देखूं तो एफआई के बाद हम देखें डीआई की तरफ, तो डीआई यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लिया। अब जैसे यहाँ पे एक चर्चा होती है ना हमेशा, जो एफआई ने बेचा डीआई ने खरीदा, वही कहानी होता है। जैसे ही एफआई ने इसको बिकवाली का प्रेशर बनाया तो क्या हुआ, डीआई यहाँ बैठा था और डीआई अपनी पोजीशन, क्योंकि उनको लग रहा कि ये हमारी कंपनी तो आगे चल के और भी ग्रोथ करने वाली है, उन्होंने अपने पोजीशन को इंक्लूड करते हुए आगे कार्रवाई करता नजर आया। जिसमें एलआईसी करीब मान लेते हैं 6% के आसपास पोजीशन देखने को मिलती है। कोटक फ्लैक्सी कैप के पास, साथ में देखा जाए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास, साथ में देखा जाए तो निपॉन लाइफ के पास, मतलब कोई ऐसी बड़ी नहीं है जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ, आदित्य बिरला सन लाइफ, और लास्ट में देखो तो मिराज एसेट्स भी यहाँ पे पोजीशन बनाता नजर आता है। अब आते हैं तरफ हम पब्लिक की तरफ, और पब्लिक में केबल और केबल 3.5% की होल्डिंग ही बचती है, जो कि मार्केट में ट्रेडिंग के लिए ऑब्वियसली रखा है। ट्रेडिंग तो इसका भी होता है जो कि एफआई और डीआई के पास है। एक ये जो ट्रेडिंग होता है ये केवल मार्केट को पुल बैक और डाउनफॉल करने के लिए होता है, और इन्वेस्टर का जो पार्ट होता है जहाँ पे ये 3% से मार्केट में क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि प्रेशर कौन बनाता है, प्रेशर तो बनाते हैं बड़े इन्वेस्टर, जिसको हम बिग बुल कहते हैं हमेशा, जो कि एक ताकतवर होता है। एनालिसिस की तरफ देखें, ध्यान देखें तो ये एक ओवरऑल हमने जब भी अपने स्टडी में कहा कि एज ऑन डेट की पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस क्या दिखती है। हो सकता है कई बार मार्केट आप बुलिश से लेकर बियरिंग की तरफ जाती है, कई बार एवरेज प्राइस के आसपास आती है, कई बार बियर से बुल की तरफ जाता है। ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस देखा जाए इस स्टॉक में पिछले 10 सालों के हिस्टोरिकल डेटा बेसिस पे तो निकल के आती है 10 सालों में 180% का जंप हुआ है, 5 सालों में करीब 97% के आसपास जंप किया है, 3 सालों में करीब 51%, 2 सालों में करीब 62%, 1 साल में 56%। मैं यहाँ आके रुक जाता हूँ, क्योंकि ये मैं रुकता इसलिए हूँ क्योंकि इसको कंपेयर करते हैं एफडी और बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स से, जहाँ पे आपको एफडी में 8%, 10% और बाकी सारे में 10, 20 से 30% मिलता है। वहाँ पे स्टॉक मार्केट में रिस्क फैक्टर होने के बावजूद भी करीब करीब 60%, 55%, 60% के आसपास का खरीदारी, मतलब प्रेशर्स में खरीदारी देखने को मिला। अब यहाँ पे देखें वाईटीटी और बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर इसलिए था क्योंकि मार्केट फिलहाल जो था वो एक जो अभी कंपेयर करेंगे वो होगा क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मार्केट देखेगा तो मार्केट तो सपाट के आसपास कामकाज करती नहीं। और ये जो प्राइस निकल के अभी आई ना, यहाँ पे लोगों ने खरीद भर भर के खरीदा है। देखिए ये एवरेज प्राइस के आसपास लोगों ने भर भर के खरीदा है, इसलिए यहाँ पे एवरेज प्राइस निकल के आती है। और दोबारा जो एवरेज प्राइस निकल के आएगी ना थोड़ी सी पीरियड के बाद, इससे ऊपर वाला प्राइस निकल के आएगी जहाँ पे इसके आसपास निकल के आती है, उसके बाद दोबारा सपोर्ट करने की जो रेजिस्टेंस की लेवल है वो यहाँ आएगी, इसके बाद आएगी, और इसके बाद जो मार्केट पुल होगा वो आप समझ नहीं सकते हैं किस लेवल से जा सकता है। हम बात कर रहे थे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जिसको कॉन्कर कहते हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट में और कुछ जाने। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट में देखें इसके पीयर्स कंपनी और चार्ट की एनालिसिस को तरफ देखें तो क्या निकल के आती है इसकी। हम चार्ट की एनालिसिस को देखें पिछले 1 महीने के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज के आसपास, मैंने कहा कि एवरेज के आसपास कामकाज करती ऊपर नजर आती है, जहाँ पे एवरेज की प्राइस को ब्रेकआउट कर चुका है। अगला ब्रेकअप जो होगा इसका ये आसपास निकल के आता है, जहाँ पे अच्छी सी पुल बैक नजर आ सकती है। दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक के प्रति खरीदने और बेचने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो रिस्की चीज़ होता है, और यहाँ पे आप जब भी कभी उस स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं किसी के प्रेडिक्शन से, तो आपको रिसर्च करना चाहिए, उसकी आपको पोटेंशियल देखना चाहिए, उसका क्या स्कोप्स है, उसकी क्या मार्केट स्ट्रेटजी है कंपनी के बारे में, तब आप उसमें एंटर करें या एग्जिट करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम बात कर रहे थे आज कॉन्कर की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।